हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कथा साहित्य के तहत कहानी परिंदे का अध्ययन करने वाले हैं। अब तक हम जान चुके हैं परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा क्या है, पर कुमार कृष्ण, विजय मोहन सिंह, बच्चन सिंह, डॉक्टर सुरेश सिन्हा और सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह, इनके विचार और आपकी अन्य कहानियाँ। हम रचना और रचनाकार को यहाँ समझ रहे थे। अब मैं रचनाकार को और उनकी रचना के बारे में आपसे आज अलग तरह से रूबरू होने वाला हूँ। कहानीकार निर्मल वर्मा से कुछ कथाकारों, आलोचकों या पत्रकारों ने साक्षात्कार लिए और कुछ सवालात किए इनकी रचना प्रक्रिया के बारे में, कहानियों के बारे में, उपन्यास के बारे में। कोई 200-250 सवाल किए, निर्मल वर्मा ने उनके जवाब दिए। उन्हीं में से यहाँ उपयोगी 4 सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ और उनके जवाब किस तरह से निर्मल वर्मा ने दिए। अक्सर आपकी कहानियों को लेकर के पाठकों में, आलोचकों में ये सवाल उभरते रहे कि सामान्य आदमी के यथार्थ पर सवाल किया जाता है। तो अक्सर सामान्य आदमी का यथार्थ आपकी कहानियों में नहीं आ पाता, ये सवाल उठ के आता है। तो पहला सवाल ये था और ये किया निर्मल वर्मा। वो कहते हैं, सामान्य आदमी जैसी कोई अवधारणा नहीं हुआ करती। सामान्य और असामान्य के कठघरे बनाना उचित नहीं है, क्योंकि अक्सर आम आदमी की बात की जाती है। कहानी में आम आदमी उठ कर के आता है, सामान्य आदमी की जद्दोजहद होती है। निर्मल वर्मा इसका जवाब ये देते हैं। और एक खास सवाल की परिंदे कहानी, जिसको हम अब अध्ययन करेंगे, एक के द्वारा पूछा गया और काफ़ी चर्चित हुआ। ये आपको भी जान लेना जरूरी है कि परिंदे कहानी की भावभूमि कैसे आकार लेती है। आखिर इसका उद्भव किस तरह से रचनाकार के मन में हुआ। रचनाकार बताते हैं, जब वे रानीखेत में एक निर्जन सड़क से गुजर रहे थे, तब वहां एक रेडियो की आवाज, रेडियो का गीत सुनाई दे रहा था और पास में लड़कियों का झुंड और उनका हंसना। देखते हुए वे आगे बढ़ जाते। यह एक ऐसा दृश्य था जो बहुत दिनों तक उनके दिमाग में घूमता रहा। और यही है जो परिंदे कहानी की भावभूमि बनती है। ये छोटा सा दृश्य, एक निर्जन सड़क होना और वहाँ कोई रेडियो में धुन बजना और उस धुन को सुन के या पास में खड़ी कुछ लड़कियाँ हंस रही होती है। चलिए हम इसके बारे में आगे जब कहानी की बात करेंगे। एक सवाल अक्सर किया जाता है या आरोप इन पर लगता है कि निर्मल वर्मा हिंदूवादी विचारधारा से संबंधित है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो इसके जवाब में कहते हैं कि सामाजिक मनुष्य अतीत और वर्तमान में रहता है, इसमें हिंदू कहाँ आता है। कहने का आशय, ये जो गूढ़ शब्दावली में जवाब दिया है, इसका मतलब ये निकलता है कि जब सामाजिक मनुष्य का वर्णन करना है, एक आर्थिक मनुष्य होता है और सामाजिक मनुष्य ही कहानी में आना है। तो मनुष्य सामाजिक होगा
तो वर्तमान में जितना रहता है उतना अतीत में भी होता है। और अतीत की जब बात की जाएगी तो परंपराएं आएंगी, वो परंपरा की बात की जाएगी तो उसमें हिंदू माइथोलॉजी स्वतः ही आती है। इसमें हिंदू का नाम लेना उन्हें उचित नहीं लगता। एक जवाब अक्सर एक सवाल के रूप में जो हम इस कहानी में भी देखेंगे कि आपके पात्र उदासी से घिरे रहते हैं। इस पर निर्मल वर्मा ने कहा, हमें अस्तित्व का संकट, आस्था का संकट होता है। मनुष्य होने के नाते अनेक उदासियां हो सकती हैं। यानी मनुष्य अगर है तो उसके जिंदगी में संघर्ष होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, हर्ष विषाद होगा। और अस्तित्व का संकट, आस्था का संकट में वो पात्र उदास हो सकते हैं, क्योंकि उदासियां तो कई हो सकती हैं। हम परिंदे कहानी पर और आगे बढ़े हैं, इससे पहले हम कहानी का सारांश जान लेना चाहेंगे। कहानी में शुरुआत जहां से होती है वो बड़ी ही उल्लेखनीय है और दिमाग में ठहरती है कि एक कुमाऊं पहाड़ी पर चैपल स्कूल है, ईसाइयों का स्कूल है। उस स्कूल में लतिका वार्डन है और यहाँ पर ये लतिका ही मुख्य नायिका है। यानी ये नायिका प्रधान कहानी है। इस कहानी में लतिका जिस तरह से केंद्र में आती है, शुरू से लेकर के शुरुआती कहानी, शुरुआती पंक्तियां देखिए कि वो कॉरिडोर में होती है, मध्य में भी कॉरिडोर आता है और अंत में भी कॉरिडोर पर वो नजर आती है लतिका। लतिका शुरू में, मध्य में, अंत में है। लतिका का अकेलापन है, लतिका की विषाद उदासियां भी है। लतिका से, इस कहानी की लतिका से ये याद आता है कि हमने जो 2-3 कहानियां पढ़ी, बादलों के घेरे और दूसरी जिंदगी, इन दोनों कहानियों में बादलों के घेरे में जो नायिका है वो बेहद कम बोलती है और मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी, जिसमें बीना और दूसरी पात्र महिला है निर्मला, ये दोनों ही गौण पात्र हो जाते हैं। वहाँ पर प्रकाश प्रमुख है और उनका दाम्पत्य जीवन है। बीना एक कामकाजी महिला है, नहीं, सर्विस करती है और आत्मनिर्भर है। लतिका भी आत्मनिर्भर है, लेकिन यहाँ लतिका नायिका है और इसका जीवन थोड़ा अलग तरह का है। पहाड़ी पर है, पहाड़ी स्कूल पर है, घर से दूर है। कहानी का पूरी संपूर्ण कहानी पढ़ लेने के बाद पाठक ये महसूस करेगा कि लतिका कहाँ से हैं, लतिका के घर में कौन कौन है। ये इसका जवाब नहीं आता। लतिका यहाँ पर आई है और 5 साल से यहाँ है और अक्सर वो छुट्टियों में भी यहीं रहती है। लतिका कॉरिडोर में दिखाई देती है और घूमती हुई वह लड़कियों की आवाज आ रही होती है। कमरा नंबर 7 के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। अंदर से खुशर खुशर की आवाज आती है। कमरे में अंधेरा है, वो खटखटाती है
और अपनी